दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर जहां पर वॉरियर कम सर्वाइवल ज्यादा रहते हैं। दोनों साइडों पर ऑक्सीजन सिलेंडर और केरोसिन ऑयल पर डिपेंड करने वाले ये सोल्जर जो 60-70 की दहाई के बाद करोड़ों से शुरू होकर अब तक अरबों का बजट सियाचिन बॉर्डर के ऊपर खर्च करते हैं। वहां पर सोल्जर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पर ना तो कोई आबादी बसाई जा सकती है और ना ही कोई प्यारा सा घर, क्योंकि वहां का वेदर ही कुछ ऐसा है जहां पर जाने जाती हैं, जबकि इन दोनों मुल्कों के बहुत से लोग गरीबी की सतह से कम पर गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात करने लगा हूँ सियाचिन बॉर्डर की। ये कहानी की शुरुआत होती है 1949 में, जब इंडिया और पाकिस्तान ने अपने अपने इलाके की नीचे वाली साइड कश्मीर में अपनी अपनी हदबंदी कर ली। तब तक इनके पास सियाचिन के हाई एल्टीट्यूड को हासिल करने की ताकत मौजूद नहीं थी। फिर 60 से 70 की दहाई में यूरोपियन कोपेमा, जिनको जुनून चढ़ जाता है 109 चोटियों को सर करने का, और पाकिस्तान वो वाहिद जगह है जहाँ से सियाचिन के ऊपर चढ़ने का रूट मिलता है। अब कोपेमा टूरिस्ट को पोर्टर और पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपने साथ लाए कुछ जदीद पोशाकें और माउंटेन गियर वगैरह, जिससे इनकी पीक वाली चोटियों पर सरवाइव किया जा सके। तो क्या होता है, इंडिया को पता चल जाता है कि पाकिस्तान वाली साइड पर टूरिस्ट आकर चोटियां सर कर रहे हैं, और इंडियन आर्मी क्या करती है, पाकिस्तान को देख अपना मुंह थप्पड़ों से लाल करने पे उतर आती है, और वो क्या करती है, हेलीकॉप्टर के ऊपर बिठाकर अपने सोल्जर्स को वहां पर उतारती है। जब पाकिस्तानी आर्मी कुछ हफ्तों बाद फिर सियाचिन के ऊंची चोटियों पर पहुंचती है और वहां पर देखती है कि इंडियन आर्मी के वहां पर बाकियात पड़े होते हैं, जो वहां से चले गए होते हैं। कुछ सिगरेट के पैकेट होते हैं और कुछ खाने पीने का सामान होता है, जिससे पता चल जाता है कि इंडिया यहां पर होके चला गया है। हालांकि दोस्तों, इंडिया की तरफ से इन ग्लेशियर के ऊपर आने के लिए 90 डिग्री की चढ़ाई है, और वो चढ़ाई करने के लिए गर्मियों में क्लाइंबिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, और सर्दियों में ये 110% है कि वहां पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा। फिर करते करते ये हो गया कि यहाँ पर दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी फौजें तैनात कर दी, और ये सिलसिला 80 की दहाई से शुरू हो गया, जिसमें अब तक दोनों मुल्कों ने 2500 से ज़्यादा जानें गंवा दी हैं। जिनमें सोल्जर, पोर्टर, अफसरान शामिल हैं, जो 70% वो थे जो लड़ाई से नहीं, मौसम की मार से अपनी जानें गंवा चुके। ये BBC की रिपोर्ट है। पाकिस्तानी आर्मी की बात करें तो पाकिस्तान वहां पर अपनी सबसे मियारी फौज और अफसरान को वहां पर तैनात करता है, जिनका टाइम पीरियड होता है 30 से 21 दिन। ये टाइम पीरियड ज़्यादा भी हो सकता है सर्दियों के मौसम में, जब बर्फानी तूफान आते हैं, सोल्जर ऊपर फंस के रह जाते हैं। पोस्टों पर सोल्जरों को तैनात करना भी एक इतना मुश्किल काम है। पाकिस्तान वाली साइड पर पाकिस्तानी आर्मी की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी 15 से 20 दिनों में गर्मियों में इन चेक पोस्टों पर पहुंचती है, जिसमें 15-15 की टोलियां होती हैं, जिनकी पीठ के ऊपर 25 से 30 किलो वजन होता है, और उनको एक रस्सी से बांधा जाता है। वो इसलिए कि रास्ते में ग्लेशियर की दरारें आती हैं, जिसमें इंसान गिर सकता है, और 200 इन दरारों का जो टेम्परेचर है वो 200 मनफी डिग्री है। अगर कोई 1-2 सोल्जर वहां पर गिर जाए तो बाकी के सोल्जर उनको खींच सकते हैं। 1984 में यूसुफ और इब्राहिम पोस्ट के ऊपर ही 150 से ज्यादा फौजी और अफसरान शामिल हैं, और 100 पोर्टर्स शामिल हैं जो शहीद हो चुके इन दरारों में गिरकर। सियाचिन, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा LOC कहते हैं, ये पाकिस्तान, भारत और चीन के किनारों पर वाक़या है, जिसकी कुल लंबाई 76 किलोमीटर है। और पाकिस्तान में गर्मियों में इन पोस्टों पर ताज़ा सामान भेजा जाता है, सब्जियां और गोश्त, और यही काम सर्दियों में कैसे होता है, हेलीकॉप्टर के जरिए। इतने हाई एल्टीट्यूड पर हेलीकॉप्टर उड़ाना भी कोई आम काम नहीं। पाकिस्तानी एयर फोर्स इसको अंजाम देती है। पाकिस्तानी आर्मी में जो ग्लव्स और शूज इस्तेमाल होते हैं और जो ऊपर पोशाक इस्तेमाल होती है, वो तो ह्यूमन बॉडी की हीट से गर्म होती है। और दूसरी तरफ इंडिया की बात कर लें तो वो इन सब चीज़ों में बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। शूज़ों में बैटरी का इस्तेमाल करते हैं गर्म करने के लिए, और ग्लव्स में भी ये बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसकी कास्ट दुगनी चली जाती है। हालांकि सबको पता है वहाँ पर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, मगर फिर भी इंडियन आर्मी के जवान बहुत ही खून के घूंट पीकर वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, जिसका गर्मियों में भी मनफी 10 से 15 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके पास जो पोस्टें हैं वो पाकिस्तान से भी ऊंची पोस्टें हैं, जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा लो रहता है। पाकिस्तानी एक वो सोल्जर जिसने अपना नाम बताने की शर्त पर यह बताया कि हम यहाँ पर ना तो किसी किस्म के खाने के मसाइल का सामना है, और ना ही कुछ ऐसा आम लिबास है जिससे हमारा यहाँ पर सरवाइव ना हो सके। और सबसे ज़्यादा जो मुरार है पाकिस्तानी फ़ौज का वो यही है
कि ये कलमे की बुनियाद पर वहाँ पर खड़े हैं। और बड़ी माजरत के साथ जो दोस्त फौज के खिलाफ हैं वो खुद को यहाँ पर खड़ा करके देख ले। यहाँ पर एक ऑफिसर भी खड़ा होता है और एक फौजी भी खड़ा होता है जिसको पता है कि मेरी मौत कब आ जाए उसका कुछ अंदाज़ा नहीं। और उससे भी ज़्यादा वो मुरार के जो बाहर फौज में नहीं पाया जाता लेकिन उस जगह पर पाया जाता है। क्या होता है कि वहाँ पर कोई अफसर होता ही नहीं। सारे अफसर और सोल्जर आपस में दोस्त बनकर वहाँ पर पिकनिक करते हैं या अपना टाइम पास करने के लिए लूडो खेलते हैं या गाने की महफिलें लगाते हैं जिससे वहाँ पर सरवाइव हो सके। और अगर यहाँ के सोल्जर्स को चैलेंज की बात करूँ तो वहाँ पर अगर ग्लव्स हाथ से बाहर निकल जाए किसी मेटल को छू ले तो वो पक्की बात है उसकी जिल्द उस मेटल से चिपक जाएगी। जब वो हाथ खींचेगा तो उसको हाथ पर जख्म हो सकता है। ये तो छोड़ो, कोई भी हिस्सा जिस्म का जो बाहर रह जाए अपने लिबास से तो फ्रॉस्टबाइट होने का खतरा, खून के जमने, हाइपोथर्मिया, एचपी पिल्मोनरी और दिल का दौरा भी शामिल है जो पड़ सकता है। पाकिस्तानी सोल्जर 800 से 1600 फीट की बुलंदी तक जाने के लिए 3 मराहल में वो गुजरते हैं, मगर ये सब करने के बाद भी कैजुअलिटी होना एक आम बात है। यहाँ पर अगर किसी की डेथ हो जाए उस डेड बॉडी को नीचे लाना भी एक बहुत बड़े मसले का सबब बनता है। ये होता है कि वो डेड बॉडी जब इतनी ठंड में जम जाती है और वो सीधी की सीधी अकड़ के रह जाती है, अगर उसे फोल्ड करना पड़ जाए तो वो पक्की बात है कि उस डेड बॉडी की हड्डियाँ टूट जाएंगी। और कुछ ऐसा ही एक इंडियन सोल्जर के साथ हुआ जब उसकी डेड बॉडी को नीचे लाना था कि सैनिकों को अपने साथियों के शवों की हड्डियों को तोड़ना तक पड़ा है हेलीकॉप्टर से। उनका चीता हेलीकॉप्टर जिसका व्यास थोड़ा सा कम होता है जिससे पूरा इंसान सीधा लेट नहीं सकता, और वो क्या करते हैं अपनी डेड बॉडी को नीचे लाने के लिए स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं। और स्लीपिंग बैग में उसको भी बॉडी को फोल्ड करना होता है और ये बड़ी ही दर्दनाक बात है। जबकि पाकिस्तान वाली साइड पर ऐसा रूट मौजूद है जिससे नीचे आया जा सकता है और अगर बड़ी ही मुश्किल हो तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, नहीं तो बॉडी वहाँ पर ख़राब नहीं होती। मगर आज दोस्तों 2024 जब दुनिया जदीद हो चुकी है, रोबोट आ चुके हैं, ड्रोन आ चुके हैं, वहाँ पर अगर निगरानी ही करनी है तो रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल कर इंसानी जानों के ज़िया को कम किया जा सकता है। और दूसरी प्लस बात ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये वहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी वहाँ पर तैनात है वो उन ग्लेशियर्स को जो पाक और साफ हैं उनको गंदा और आलूदा कर रही है जिससे वो पिघल भी रहे हैं। अगर वहाँ पर रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए तो ये मुमकिन है कि उससे उन ग्लेशियर को भी बचाया जा सके, जो हमारी आने वाली नस्लों को हम बता सकें, ये ना कह सके कि यहाँ पर एक ग्लेशियर मौजूद था जो कि अब आपको चट्टान नज़र आ रही है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज़।